दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो हमारी आज की स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आपको इस स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, और जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस होती है वर्ड की वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप जो भी वर्ड मीनिंग हो आप उसको अच्छे से नोट कर सकें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग ही नहीं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। तो ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज की कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द प्रीस्ट्स नॉलेज। क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है हिंदी में का के की। तो जब भी हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है का के की। और प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, पादरी या फिर पुरोहित, तो उसे इंग्लिश में प्रीस्ट कहा जाता है। और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो क्या मतलब हुआ इसका? प्रीस्ट नॉलेज मतलब कि पादरी का ज्ञान, या फिर कह सकते हैं पुजारी का ज्ञान। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल था और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें और साथ में आप कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीख सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ प्रीस्ट यूज्ड टू कीप टीजिंग पीपल। क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों देखिए, ये जो यूज टू है इसका जब हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था या उसकी आदत को दिखाना चाहते हैं, तो हमें यूज टू का प्रयोग करना होता है। और यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आ प्रीस्ट यूज्ड टू कीप टीजिंग। देखिए, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, तो और कीप का मतलब होता है करते रहना। और तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार अ प्रीस्ट एक पुजारी यूज्ड टू कीप टीजिंग पीपल मतलब लोगों को चिढ़ाया करता रहता था। कीप टीजिंग मतलब चिढ़ाया करता रहता था, यूज टू आ गया। ओह यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। हाउ टू डू दिस टास्क, इस काम को कैसे करते हैं। प्रॉपरली, सही से। योर लाइफ इज वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, एडजेक्टिव है। क्या मतलब हुआ? योर लाइफ इज वर्थलेस मतलब तुम्हारा जीवन बेकार है। एज यू नो नथिंग अबाउट रिलीजन। रिलीजन का मतलब धर्म, तो क्या मतलब हुआ? एज यू नो नथिंग, जैसा कि आप नहीं जानते हो। अबाउट रिलीजन मतलब आप धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो इस पूरे पैसेज का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक पुजारी था जो लोगों को चिढ़ाया करता था, चिढ़ाता रहता था। क्या कहकर? ओ यू डोंट नो, आप नहीं जानते। हाउ टू डू दिस वर्क प्रॉपरली, इस काम को, हाउ टू डू दिस टास्क प्रॉपरली, इस काम को सही से कैसे करते हैं, ऐसा कहकर। योर लाइफ इज़ वर्थलेस, तुम्हारा जीवन बेकार है। एज यू नो नथिंग अबाउट रिलीजन, जैसा कि आप धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तो वो ऐसा लोगों को चिढ़ाया करता था। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या होता है इस कहानी में। वन डे द प्रीस्ट हैड टू क्रॉस अ रिवर टू गो टू अनदर विलेज। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन। द प्रीस्ट हैड टू क्रॉस अ रिवर मतलब ये जो पुजारी थे, जो पादरी थे, उन्हें क्रॉस करना था। क्रॉस का मतलब पार करना होता है। क्रॉस अ रिवर, उन्हें एक नदी को पार करना था। टू गो टू अनदर विलेज, दूसरे गांव जाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन जो पुजारी को या कह सकते हैं इनको पादरी को हैड टू क्रॉस अ रिवर, एक नदी को पार करना था। टू गो टू अनदर विलेज, दूसरे गांव जाने के लिए। ही हायर्ड अ बोट। देखिए, हायर का मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ समय के लिए किराए पर लेना, और ये हायर की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों, ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ज़्यादातर स्टोरीज पास्ट इंडेफिनिट में ही बताई जाती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में यदि हम ऐसा कोई भी वाक्य बनाना चाहते हो जो कि अफर्मेटिव हो, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप इन चीज़ों को याद रखें कि जब भी आप ऐसा कोई भी वाक्य देखें जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो इससे यह पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ही हायर्ड अ बोट, उसने एक नाव को किराए पर लिया। एंड
सेट इन इट। दोस्तों ये सिट की सेकंड फॉर्म है। कई सारे लोग शायद इस वर्ब सिट को तो उन्होंने सुना होगा लेकिन सेकंड फॉर्म नहीं पता होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। SAT सैट, ये सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म की तरह प्रयोग किया गया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। एंड सेट इन इट, और इसमें बैठ गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही हायर्ड अ बोट एंड सेट इन इट, उसने एक नाव किराए पर ली और उसमें बैठ गया। चलिए आगे देखिए। द बोटमैन, बोटमैन का मतलब है नाविक, जो उस नाव को चला रहा था उसको कहते हैं बोटमैन। द बोटमैन आस्क्ड द प्रीस्ट, देखिए आस्क का मतलब पूछना होता है और आस्क का मतलब किसी को कुछ करने के लिए कहना भी होता है, मांगना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ? द बोटमैन, जो नाविक था मतलब नाव चलाने वाला, आस्क्ड द प्रीस्ट, उसने पादरी को कहा, टू पे, पे मतलब अदा करने को, देने को, पे मतलब अदा करना, देना, टू पे हिम, उसे अदा करने को कहा। किस चीज़ के लिए? टू रो, देखिए ROW, रो इसका मतलब पंक्ति होता है, लेकिन ये यहाँ पर इसको वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है। रो का मतलब होता है डंडे से नाव को चलाना या फिर खेना, जिसे हम हिंदी में खेना कहते हैं, मतलब डंडे की सहायता से जब नाव को चलाया जाता है तो उसे इंग्लिश में रॉ कहते हैं, ROW, रॉ। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है रॉ। टू रो हिम अक्रॉस मतलब उसे पार कराने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द बोटमैन आस्क्ड द प्रीस्ट टू पे हिम टू रो हिम अक्रॉस। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि नाविक ने पुजारी को पैसे देने को कहा, टू पे हिम, किस लिए? टू रो हिम अक्रॉस, उसे नदी उसे पार कराने के लिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है इसमें। द प्रीस्ट सैड, जो ये पादरी थे प्रीस्ट सैड, उन्होंने कहा, इंस्टीड ऑफ मनी। देखिए इंस्टीड का मतलब क्या होता है, और दोस्तों ये जो वर्ड है इंस्टीड ऑफ, ये वाक्यों में कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आप इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिए। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय। अब जैसे मान लीजिए लिखा है इंस्टीड ऑफ मनी, तो इसका क्या मतलब हुआ? पैसों की बजाय। आप इसको अपने वाक्यों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप बना सकते हैं इंस्टीड ऑफ ईटिंग बनाना, आई वुड लाइक टू ईट मैंगो, मतलब कि केला खाने की बजाय मैं आम खाना चाहूँगा। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है बजाय। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका यूज़ अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द प्रीस्ट सैड, मतलब कि पादरी ने कहा, इंस्टीड ऑफ मनी मतलब पैसों की बजाय, पैसों की बजाय, आई विल गिव यू प्रीशियस ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, ट्रेजर्स का मतलब है खजाना, और नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो क्या मतलब हुआ? ये जो पादरी थे उन्होंने क्या बोला? इंस्टीड ऑफ मनी मतलब पैसों की बजाय, आई विल गिव यू प्रीशियस ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज, मैं आपको मतलब कि ज्ञान का, ये जो ज्ञान का जो खजाना, कीमती खजाना है, वो आपको दूंगा ऑन द वे, रास्ते पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? पुजारी ने क्या कहा कि पैसों की बजाय मैं आपको जो ज्ञान का ये जो खजाना है, कीमती खजाना, अनमोल खजाना, ये मैं आपको दूंगा किस में? रास्ते पर, रास्ते में, मतलब ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, नॉलेज। आगे देखिए। द प्रीस्ट कैप्ट बोस्टिंग, देखिए बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना या फिर लंबी लंबी छोड़ना, शेखी बगाना, इसे बोस्ट कहा जाता है। BOAST बोस्ट फर्स्ट फॉर्म होती है ING लगने के बाद, जिसमें ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है। और दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई काम बराबर होता रहता था, तो वहाँ पर कैप्ट के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द प्रीस्ट कैप्ट बोस्टिंग, मतलब कि जो पादरी, ये जो पादरी था, कैप्ट बोस्टिंग, वो मतलब कि डींगे हाँकता रहा, बट लेकिन डिड नॉट वांट टू पे। अब देखिए ये जो डिड नॉट आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव वाक्य होने पर डिड नॉट लगाया जाता है। और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि डिड नॉट के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिड नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं, वांट। और ये दो वर्ब हैं यहाँ पर, वांट टू पे, वांट मतलब चाहना, पे मतलब अदा करना। तो क्या मतलब हुआ? बट डिड नॉट वांट टू पे, लेकिन पैसे नहीं देना चाहता था, मतलब पैसे अदा नहीं करना चाहता था। डिड नॉट वांट टू पे एनी, मतलब लेकिन पैसे नहीं देना चाहता। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द प्रीस्ट कैप्ट बोस्टिंग, ये जो पादरी था वो कैप्ट बोस्टिंग मतलब कि डींगे हाँकता रहा, बट लेकिन डिड नॉट वांट टू पे एनी मनी, लेकिन वो कोई भी पैसा नहीं देना चाहता था। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द बोटमैन गॉट फेड अप, देखिए जो वर्ड आप देख रहे हैं आप इसे नोट कर लीजिए, FEDUP, फेड अप। फेड अप का मतलब होता है
किसी चीज़ से परेशान हो जाना, आप इसे कई जगह यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक एडजेक्टिव है, और जैसा आप जानते हैं जब भी हम किसी एडजेक्टिव को वर्ब की तरह प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें एक सब्सिडरी वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं गॉट, ये सब्सिडरी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म हो गई गॉट, तो गॉट का यूज़ किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि यदि आप कोई एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं तो डायरेक्टली आप एडजेक्टिव यूज़ नहीं कर सकते, उससे पहले आपको किसी सब्सिडरी हेल्पिंग किसी सब्सिडरी वर्ब का प्रयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये फेड अप की जगह ये हैप्पी होता तो यहाँ पर ये गॉट नहीं आता, बिकेम हो जाता। जैसे कि ही बिकेम हैप्पी, मतलब खुश हो गया, क्योंकि इसमें हैप्पी जो है एडजेक्टिव है। तो इसी तरह से ये वाक्य बनाए जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, द बोटमैन गॉट फेड अप, जो ये नाविक था गॉट फेड अप मतलब वो परेशान हो गया, ऑफ हिज टॉक्स, उसकी बातों से। किसकी बातों से, ये जो पादरी थे उनकी बातों से। एंड थॉट, अभी देखिए थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, इसे थॉट पढ़ा जाता है, एंड थॉट, और सोचा, एंड थॉट ऑफ टीचिंग हिम ए लेसन, और उसने उसे, हिम मतलब कि इस पादरी के बारे में बात हो रही है, उसे एक सबक सिखाने के बारे में सोचा। टीच का मतलब होता है पढ़ाना सिखाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि द बोटमैन, ये जो बोटमैन था नाविक था, वो परेशान हो गया उसकी बातों से, और उसने उसको सबक सिखाने के बारे में सोचा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ही टुक द बोट, अब ये टेक की सेकंड फॉर्म है, और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य में जो स्टोरी है वो पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। ही टुक द बोट, वो नाव को ले गया, इन द मिडिल ऑफ द रिवर, मिडिल ऑफ द रिवर मतलब नदी के बीच में, एंड मतलब और, रॉक्ड द बोट, देखिए रॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज़ी से हिला देना, झुला देना, तो उसने क्या किया, बोट को तेज़ी से हिला दिया। द प्रीस्ट, ये जो पादरी थे प्रीस्ट, फेल इनटू, ये देखिए ये फॉल की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है गिरना, और ये फेल है सेकंड फॉर्म है, इसे फेल पढ़ते हैं जिसका मतलब गिरना। तो क्या मतलब हुआ, द प्रीस्ट फेल इनटू द रिवर, जो पादरी थे वो नदी में गिर गए। ही स्टार्टेड ड्राउनिंग, अब देखिए ड्राउन का, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, DROWN, ये फर्स्ट फॉर्म है। ड्राउन का मतलब होता है डूबना। तो क्या मतलब हुआ, ही स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, ही स्टार्टेड ड्राउनिंग मतलब वह डूबने लगे या फिर उन्हें डूबना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस पिक्चर को भी देख सकते हैं, ये वो पादरी हैं और ये नाविक है, और वो ये नदी में डूब रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। द बोटमैन आस्ड, बोटमैन ने पूछा, आस्क का मतलब पूछना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, द बोटमैन मतलब जो नाविक था, आस्ड उसने पूछा, ओह यू नो सो मच, आप इतना ज़्यादा जानते हैं। डोंट यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप नहीं जानते, हाउ टू स्विम मतलब कैसे तैरते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, डोंट यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप नहीं जानते हो कैसे तैरते हैं, हाउ टू स्विम। आगे देखिए आगे क्या इन्होंने जवाब दिया। देन फिर, द काइंड बोटमैन, देखिए काइंड एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए जिसका मतलब होता है दयालु। फिर देन मतलब फिर, द काइंड बोटमैन मतलब फिर, द काइंड बोटमैन मतलब दयालु जो नाविक था, बोटमैन मतलब नाविक। रेस्क्यूड द प्रीस्ट, देखिए रेस्क्यू का मतलब होता है किसी व्यक्ति को संकट से उसको बचाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ, रेस्क्यूड द प्रीस्ट। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ तक, देन द काइंड बोटमैन रेस्क्यूड द प्रीस्ट, फिर उस काइंड बोटमैन ने मतलब दयालु और नाविक ने प्रीस्ट की जान बचाई, मतलब प्रीस्ट को बचाया, मतलब पादरी को बचाया। एंड सैड, और कहा। अब ये देखिए इन्होंने क्या कहा, इस बात को आप अच्छी तरह से सुनिए। वन हैज़ नॉलेज ऑफ हिज ऑन जॉब ओनली, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि किसी के पास सिर्फ उसी के काम का नॉलेज होता है। इस लाइन को मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ, आप इसे समझ लीजिए। वन हैज़ मतलब किसी के पास कुछ होना, वन हैज़ नॉलेज ऑफ हिज ऑन जॉब ओनली मतलब कि किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ उसके काम का ही ज्ञान होता है या नॉलेज होता है। तो ऐसा उसने कहा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी है इसका जो सार है आप समझ गए होंगे कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। जैसा हमने देखा ये जो पादरी थे ये नाव में बैठ गए लेकिन उसको पैसे नहीं देना चाहते थे, जिसकी वजह से और वो उसे बोलने लगे कि मैं तुम्हें एक बहुत ज्ञान की बातें बताऊंगा, जिसकी वजह से जो नाविक था उसे गुस्सा आ गया और उसने उनको सबक सिखा दिया और लेकिन उसने उनकी जान भी बचाई। तो दोस्तों हर जैसे हमने कहानी में देखा कि हर व्यक्ति के पास हर तरह का नॉलेज नहीं होता, जो भी व्यक्ति जो काम करता है उसको सिर्फ उसी चीज़ का नॉलेज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश की आपको यहाँ पर हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और आपके कमेंट से ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।
तो दोस्तों यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।